हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी में। और आज के इस वीडियो में हम द्विघात वर्ग समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा विविक्त कर और अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा है क्लास 10th मैथ सीरीज के वर्ग समीकरण वाले अध्याय है, उसका पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 देख लें। और आज हम शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से कैसे द्विघात समीकरण को या वर्ग समीकरण को हल किया जाता है। द्विघात या वर्ग समीकरण का हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं सर्व समीकरण कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और हम वर्ग समीकरण को इन्हीं रूपों में लाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद उसका गुणनखंड आसान हो जाता है और हल जल्दी निकल जाता है। तो उसको समझने के लिए एक वर्ग समीकरण लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, मतलब इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, हल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस 5 को पक्षांतरित कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू माइनस 5। अब इसको हम दो भाग में इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए a वर्ग तो बना है जैसा है, माइनस 2 a के स्थान पर x है तो x लिख देते हैं, और b के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 3, 2 3 6 x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल माइनस 5। अब यहाँ पर देखते हैं a वर्ग ऋण 2ab जैसा तो हो गया, लेकिन ये जो b का वर्ग है यहाँ पर नहीं है, तो b मतलब 3 के वर्ग के बराबर ही हम जोड़ेंगे दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में 3 का वर्ग जोड़ने पर 3 का वर्ग जोड़ते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल माइनस 5 प्लस 3 का स्क्वायर। या इस बाएं भाग को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर रूप में आ गया, इक्वल इस तरफ क्या होगा माइनस 5 प्लस 3 का वर्ग होता है 9 या 9। अब इक्वल टू यदि केवल हम लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 9 माइनस 5 तो हो जाएगा 4। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 4। अब x माइनस 3 इक्वल प्लस माइनस 4 का वर्गमूल होता है 2। अब यहाँ पर दो मान मिलेंगे, एक होगा प्लस चिन्ह लेने पर और दूसरा मान मिलेगा माइनस चिन्ह लेने पर, इस प्रकार से। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो इसमें से प्लस चिन्ह x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 2, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये पक्षांतरित होगा प्लस 3 प्लस 2, तो x इक्वल टू 5। और अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल माइनस 2 और प्लस 3, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ये पक्षांतरित होकर चला गया इस तरफ, तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, तो क्या बचेगा प्लस 1। तो 1 और 5 ये क्या है इस समीकरण के हल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 1 5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया पूर्ण वर्ग विधि। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तो इस उदाहरण में देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक 2 है, तो इस 2 को पहले हटा देते हैं। 2 पहले कैसे हटेगा, पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये 2 से भाग देंगे 2 2 कट जाएगा, इसमें आएगा 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2 मतलब 0। इस दोनों तरफ को भाग दिया जाता है तो 0/2 का मान 0 ही रहेगा।
तो ये देखिए 2 से भाग देने पर इस प्रकार से बदल गया समीकरण। अब क्या करें, अब हमें उसको जो हमने पूर्ण वर्ग बनाना होता है x प्लस ए स्क्वायर या फिर x माइनस ए स्क्वायर, उस रूप में बनाना है। तो यहाँ पर x माइनस ए स्क्वायर टाइप बन सकता है। तो उस रूप में लाने के लिए a का वर्ग तो यहाँ पर बन चुका है -2 अपनी तरफ से लिखा, इसमें था नहीं, यहाँ 2 लिखा है मैंने, और a तो है ही 2a, और b के बदले b के जगह क्या हो जाएगा 7/2 था तो बन जाएगा 7/4। क्योंकि हमने 2 का इसमें अपनी तरफ से गुणा किया है तो नीचे 2 का यहाँ पर अंश में गुणा किया है, तो हर में भी 2 का गुणा होगा, तो 2 2 यहाँ पर मैंने क्या लिखा इसलिए 4। तो x स्क्वायर मतलब a वर्ग बन चुका है -2a, और b के स्थान पर क्या आ गया अब 7/4। ये 7/4 2 4 कैसे बना, क्योंकि हमने 2 का गुणा किया तो 2 का यहाँ पर हर में भी गुणा हुआ है। ध्यान, अब इतना ही हमने क्या किया है, यहाँ पर जितना b बन रहा है उतने का वर्ग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 7/4 का वर्ग यहाँ पर जोड़ दिया, क्योंकि b का कार्य कर रहा है इक्वल टू, इसको मैं दूसरे पक्ष में ले जाता हूं तो हो जाएगा -3/2, पक्षांतरित किया, और उतना ही दाएं तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, तो 7/4 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप होगा हमारा, अब ये एक सूत्र हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7/4 का हम लिख देते हैं होल स्क्वायर इक्वल, दूसरी तरफ होगा -3/2 प्लस 7 का वर्ग होता है 49 और 4 का वर्ग होता है 16। इस प्रकार से हो जाएगा इक्वल, यदि केवल x माइनस 7/4 इक्वल, इन दोनों का लघुत्तम होगा 16। अब इस 16 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 8, और 8 का 3 से गुणा होगा तो 8 दिया 24 धन, अब ये 16 भागे 16 एक आएगा, 49 से कम 49 ही रहेगा। ये इस प्रकार से, यदि केवल x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल 49 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 25/16। यदि केवल ये होगा, अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, वर्ग को हटाएंगे तो x माइनस 7/4, अब ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस माइनस √25/16। यदि केवल x माइनस 7/4 इक्वल प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है √25 का मान होता है 5 और 16 का होता है 4, 5/4। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें प्लस चिन्ह लेने पर, और दूसरा उत्तर मिलेगा हमको माइनस चिन्ह लेने पर। दोनों चिन्हों के लिए अलग अलग उत्तर हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस समीकरण 1 में यदि हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो समीकरण क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल 5/4। प्लस को लिखें या फिर ऐसे ही रहने दें, एक ही मतलब है। तो x इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो 5/4 प्लस 7/4, ये पक्षांतरित होगा प्लस हो जाएगा, या x इक्वल, दोनों का हर एक समान है तो 4 और 5 प्लस 7 तो क्या हो जाता है 12/4, या x इक्वल टू 12 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 3। तो ये हमारा एक आंसर मिल गया। दूसरा आंसर माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल, इसमें का माइनस चिन्ह आएगा यहाँ पर -5/4। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा x इक्वल टू -5/4, ये पक्षांतरित होगा तो प्लस 7/4, या x इक्वल टू, दोनों का हर समान है तो 4 - 5 प्लस 7, या x इक्वल टू हो जाएगा 2/4, या 2 कम 2 2 दूनी 4, 1/2। तो इस प्रकार से x इक्वल टू हमको दो आंसर मिला, 3 और 1/2। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब एक विशेष प्रकार का प्रश्न लेते हैं। देखिए इसमें वर्ग समीकरण जैसा नहीं दिख रहा है, x वगैरह दिख नहीं रहा है, लेकिन कहा है √6 प्लस ऐसे करके। देखिए हर बार में अंडर रूट एक बढ़ता जा रहा है और ये बहुत सारे अनंत पदों तक
जा सकता है। तो यहाँ पर पदक संख्या भी पता नहीं है, इसको हल कीजिए। इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। या कक्षा 10 का है तो अच्छे से अभ्यास कर लीजिए ताकि आपको और भी आगे काम आता रहे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो x इक्वल टू जो दिया गया व्यंजक उसको लिख देते हैं 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इस प्रकार से चल रहा है। तो x इक्वल टू जो चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है, देखिए x का मतलब कि अंडर रूट 6 प्लस ऐसे ही, तो इसमें एक 6 इस प्रकार से रह जाएगा प्लस, बाकी के लिए हम क्या लिख देते हैं x। अब इसको सरल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो बच जाएगा 6 प्लस एक्स, या अंडर रूट 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे एक बार लिखेंगे, क्या करने पर, वर्ग करने पर ये हो जाएगा। यदि केवल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इस तरफ अंडर रूट हट जाएगा वर्ग होने की वजह से, तो 6 प्लस एक्स बचेगा। फिर पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था तो माइनस एक्स और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया वर्ग समीकरण। अब इसको हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि भी लगा सकते हैं। तो हम गुणनखंड विधि आसान होता है तो इससे हल कर लेते हैं। तो होगा एक्स स्क्वायर, अब इसको दो भाग में तोड़ना है और गुणा करें तो एक गुणित ऋण 6 मतलब ऋण 6 आना चाहिए, जोड़े तो ऋण 1 आना चाहिए। तो हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ऋण 1 बचेगा और गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ऋण 6 बचेगा। तो ऋण 6 इक्वल टू 0। यदि केवल x दोनों में कॉमन है, x माइनस 3 प्लस अगला में भी x माइनस 3 आना चाहिए, तब गुणनखंड करना सार्थक होगा। तो इसमें से क्या निकल सकता है 2। ये दोनों ब्रैकेट सेम आता है, अगर ऐसा आ रहा है तो आपका गुणनखंड करना सही जा रहा है, आपको पता चल जाता है। तो अगला होगा हमारा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 3, x प्लस 2। देखिए बच गया, x माइनस 3 निकला तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब इनका गुणनफल जो है शून्य बराबर है, तो इसलिए या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि केवल x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू माइनस 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या होगा, x इक्वल टू 3 और माइनस 2। ये जो है इसमें जो दिया गया प्रश्न उसका मान हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। अब द्विघात समीकरण हल करने की सूत्र विधि पर चर्चा करते हैं। और कभी कभी परीक्षा में हमको पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि द्विघात या वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 का हल x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। यही सूत्र है। तो इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कैसे हम व्युत्पन्न करते हैं उसको देखिए सूत्र कैसे बना है। तो सूत्र बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि से इसका मान ज्ञात करेंगे। हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू इतना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को गुणांक को यहाँ से हटाते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए का पूरे समीकरण भाग दिया, तो ए का भाग दिया तो इसमें से कट जाएगा, बी बटा ए बचेगा, इसमें सी बटा ए हो जाएगा और 0 बटा ए मतलब 0 ही रहेगा। अब इसमें से ये वाला जो भाग है उसको पक्षांतरित कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इक्वल टू पक्षांतरित करने पर माइनस सी अपान ए होगा। अब इसमें हम ए धन बी का पूर्ण वर्ग वाला है सूत्र वो बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस अब 2a भी चाहिए हमें या 2x चाहिए, तो इसके लिए हम 2 लगा देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, b अपान 2a। देखिए अंश और हर दोनों में मैंने 2 लिख दिया, इससे क्या होगा, इससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। x प्लस अब देखिए a का वर्ग 2a हो गया, 2a जैसा हो गया, और b की जगह में है b अपान 2a। b स्क्वायर के बदले क्या लिखना है यहाँ पर b अपान 2a का होल स्क्वायर, इतना हमने इसमें जोड़ा। तो उतना ही दूसरे पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा, c अपान a प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर दूसरे पक्ष में भी जोड़ देते हैं। तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। इस तरफ तो पूर्ण वर्ग हमने बनाया ही है, दूसरी तरफ को हल करते हैं तो c अपान a
प्लस इसका वर्ग है पूर्ण वर्ग, तो इसको हटाएंगे तो बी स्क्वायर होगा और 2 का वर्ग हो जाता है 4, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल ये होगा। देखिए यहाँ पर इसका पहले लघुत्तम निकाल लेता हूँ मैं, इसका लघुत्तम होगा 4a का स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर को a से भाग देंगे तो बचेगा 4a, जिसका यहाँ पर गुणा होगा तो 4a और c, इन दोनों का लघुत्तम 4a स्क्वायर हो गया। अब इस 4a स्क्वायर को a से भाग देंगे तो इसमें एक कम हो जाएगा, 4a रहेगा, 4a का अंश में फिर गुणा हुआ। जैसे हम अंकों के लिए करते हैं वैसे इसमें भी करना है। प्लस यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का b से गुणा होगा तो b का स्क्वायर रह जाएगा। यदि केवल x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर मैं इसको आगे लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a का स्क्वायर। थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, b को सामने में लिख लिया और माइनस 4ac पीछे लिखा है। अब ये यहाँ वर्ग है तो हटाएंगे तो उस तरफ लिखना पड़ेगा x प्लस बी अपान 2a इक्वल, देखिए यहाँ पर मैंने वर्ग हटा रहा है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस करके वर्गमूल चिन्ह लगा के लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि केवल x प्लस बी अपान 2a इक्वल प्लस माइनस, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट नहीं निकल पा रहा है वैसे ही रहेगा, लेकिन हर में देखिए 4a का स्क्वायर है, 4 का वर्गमूल होता है 2 और a का स्क्वायर का वर्गमूल a, इतना हो जाएगा। फिर इसको हम पक्षांतरित कर देते हैं। यदि केवल x इक्वल टू माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यदि केवल x इक्वल टू, दोनों का हर समान है तो मैं लिख देता हूँ, दोनों के लिए एक बार लिख देते हैं 2a, तो इसमें बचेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये सारे जो हैं a b c जितने भी हैं यहाँ पर, वह हमारा जो समीकरण था द्विघात समीकरण, क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये गुणांक थे, वही गुणांक यहाँ पर उपस्थित है और इसी से हमको एक क्या मिल गया, सूत्र मिल गया। अब हमें इस प्रकार से प्रश्न दिया हो तो सीधे सूत्र में रख करके हम क्या कर सकते हैं, एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यही सूत्र विधि के लिए क्या है, हमारा पास सूत्र है और हमने इसको प्रूफ करके दिखाया कि सूत्र इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो अब चलते हैं इस पर आधारित उदाहरण के लिए। तो अभी जो हमने सूत्र विधि पढ़ा उसका एक प्रयोग करने के लिए या उसको समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण या मानक वर्ग समीकरण वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। तो इसे तुलना करेंगे तो गुणांक देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो a इक्वल टू है 1, ऐसे ही तुलना करेंगे तो b इक्वल टू मिलेगा -2 और c के स्थान पर है 1। अब सूत्र विधि से हमारा सूत्र क्या है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का बटा 2a। अब जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं वहाँ मान रख देते हैं। तो -b मतलब b का मान है -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान भी 1 बटा 2 गुणा 1। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग है तो अंडर रूट हो जाएगा, ऋण 2 का वर्ग है तो 4 होगा, ऋण 4 और 1 का गुणा यहाँ पर भी 4 होगा बटा 2 एकम 2।
तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपान 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और ये प्लस माइनस 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, प्लस माइनस चलो 0 लिख देते हैं बटा 2। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर एक मान मिलता है, तो 2 प्लस 0 मतलब 2 अपान 2, और अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो भी 2 अपान 2, या सीधा सीधा एक से का मान क्या होगा, 1 और 1 प्राप्त होगा। तो यह सूत्र विधि से किसी वर्ग समीकरण को हल करना। द्विघात या वर्ग समीकरण के विभेदक या विविक्त कर पर आते हैं। यह भी एक वर्ग समीकरण संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अभी हमने देखा कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में जो x का जो मान होता है सूत्र विधि से कितना आता है, माइनस बी अपान प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये जो अंडर रूट के अंदर वाली राशि है यही निर्धारित करता है कि x का मान क्या होगा, उसके हल में क्या आएगा। उसको पहले से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि वो वास्तविक संख्या होगा या जो हल मिलेंगे वो दो भिन्न भिन्न हल मिलेंगे कि एक ही जैसे रहेंगे दोनों को उत्तर। जैसे अभी हमने इससे पहले हल किया उसमें दोनों उत्तर एक आया, तो उसका भी पहले से पूर्वानुमान लगा सकते थे कि दोनों उत्तर एक ही जैसा रहेगा या अलग अलग रहेगा, या उसका जो उत्तर है वो काल्पनिक रहेगा। तो इसके लिए ये जो राशि है अंदर में, अंडर रूट के अंदर में, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही इसी राशि को कहा जाता है विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए शॉर्टकट संकेत ले लिया मैंने, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए एक वर्ग समीकरण है उसका विविक्त कर या विभेदक कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। देखिए वर्ग समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, हम क्या नहीं ज्ञात कर रहे हैं, विविक्त कर या विभेदक ज्ञात कर रहे हैं समीकरण का। तो यहाँ a इक्वल टू सीधा देखिए लिखा है 4, b इक्वल टू लिखा है -4 और c इक्वल टू लिखा है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख देते हैं b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 4 और c का मान 1। तो कितना होगा, ऋण 4 का वर्ग होता है तो वो भी होता है 16, और 4 गुणा 4 गुणा 1 तो इसका मान भी आएगा 16। तो 16 में 16 गया तो 0 आएगा। तो इसका विविक्त कर का मान आया 0। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि वर्ग समीकरण में मूल किस प्रकार से होंगे वो निर्भर करता है कि उसका विविक्त कर का मान क्या आ रहा है। जैसे एक वर्ग समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मानक समीकरण है, इसमें एक्स का मान तो आता है और इसमें से ये वाला जो पार्ट है उसको हम डी मानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मानते हैं। तो यही निर्धारित करता है कि मूल की प्रकृति क्या होगी या उसका जो हल होगा कैसा होगा, जैसे अभी हमने चर्चा किया। तो इसके लिए 3 केस बनता है। केस फर्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि डी इक्वल टू क्या हो जाए 0, मतलब ये अंडर रूट की जो राशि है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका मान 0 आता हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपान 2a इक्वल क्या मिलेगा हमको, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपान 2a। तो ऐसी स्थिति में प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह लेने पर दोनों स्थितियों में क्या हल मिलेगा हमको, माइनस बी अपान 2a माइनस बी अपान 2a। इससे क्या पता चला कि इसका जो हल होगा, इसी स्थिति में समीकरण का जो हल होगा उसमें मूल या हल जो है समान और वास्तविक होगा, समान और कोई वास्तविक संख्या उसका जो है मूल समान और वास्तविक होगा। अब दूसरे केस पर चर्चा करते हैं। यह स्थिति दूसरा ऐसा हो सकता है कि d का मान क्या प्राप्त हो जाए 0 से बड़ा। इसका मतलब है कोई पॉजिटिव संख्या हमको मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x इक्वल टू देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसके जगह में मान लीजिए कोई पॉजिटिव संख्या है और यहाँ प्लस v लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर आया है, तो अपॉन 2a। तो उसका हो सकता है वर्गमूल निकले या ना निकले लेकिन वो संख्या तो रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर हमको 2 मान मिलेंगे। x इक्वल टू 1 तो मान मिलेगा b प्लस माइनस मान जो पॉजिटिव संख्या है इस प्रकार से उसको इस प्रकार से लिख देते हैं प्लस ve अपान 2a। ये धन चिन्ह लेने पर हो गया एक मान, और दूसरा मान क्या मिलेगा माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा पॉजिटिव संख्या कोई भी बटा 2a। तो यहाँ पर एक से 2 मान मिलेंगे और वो भी क्या होंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो हल होगा वो होगा भिन्न
भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न या जिसको हम कह सकते हैं असमान, हल असमान परंतु वास्तविक हल होंगे। वास्तविक हल देखिए अलग अलग मान है, आया है प्लस रखेंगे तो अलग मान आएगा, माइनस रखेंगे तो अलग मान आएगा। तो ये हल असमान है किंतु वास्तविक हल हमको प्राप्त होगा। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि डी या विविक्त कर का जो मान है वो शून्य से छोटा हो जाए, या फिर क्या मिल जाए हमको, निगेटिव मान मिलता हो। तो ऐसी स्थिति में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, कोई भी निगेटिव संख्या होगा अंडर रूट के अंदर में अपान 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले निगेटिव संख्या हो जाएगा। तो निगेटिव का जो वर्गमूल है वह नहीं निकलता है, तो इसका जो वर्गमूल होता है अधिकल्पित कहलाता है, या अधिकल्पित या काल्पनिक मूल कहलाता है। अधिकल्पित या काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्लस चिन्ह लेने पर भी मान अलग होगा और माइनस चिन्ह लेने पर अलग अलग, दो अलग अलग उत्तर जरूर मिलेंगे, लेकिन माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस होने की वजह से वो जो हल है वो काल्पनिक कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हल किस प्रकार से मिलता है कि काल्पनिक हल क्या होगा, काल्पनिक होगा और असमान होगा। जो दोनों उत्तर मिलेंगे अलग अलग मिलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, काल्पनिक उत्तर होंगे। तो ये है कि विविक्त कर के माध्यम से मूलों की प्रकृति हम कैसे पहचान सकते हैं, वो हो गया। अब इस पर आधारित उदाहरण देखते हैं। प्रश्न लेते हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति हम जान सकते हैं विविक्त कर के माध्यम से, अभी हमने देखा। तो विविक्त कर निकाले थे, इसका यहाँ पर a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू 4। तो विविक्त कर d, विविक्त कर d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखें तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 है और c का मान 4 है। तो कितना प्राप्त होगा, 16 ऋण 4 चौक 16, क्या आया 0। इसका मतलब है कि जो ये समीकरण है उसके मूल समान और वास्तविक है। मूल समान और वास्तविक है। ऐसे ही एक और प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा तुलना करता हूँ इसका किस समीकरण से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है उससे इसकी तुलना करेंगे। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 6। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखते हैं तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 1, c का मान 6, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ऋण है तो धन बदल जाएगा और यह हो जाएगा 6 चौक 24। क्या प्राप्त हुआ, 1, जो कि 0 से बड़ा है। यहाँ पर मूल जो है, मूल वास्तविक किंतु असमान, दो उत्तर मिलेंगे, दोनों अलग अलग मिलेंगे, हालांकि वास्तविक उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रश्न में वर्ग समीकरण दिया है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने पहले से तुलना करके लिख दिया है। a का मान यहाँ 4 है, b का मान ऋण 1 है और c का मान 1 है। किससे तुलना की, मानक समीकरण से तुलना करने पर। अब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखें तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, 4 a का मान 4 है, c का मान 1 है, तो 1 ऋण 16 मतलब ऋण 15 या ऋण 15 जो होता है 0 से छोटा होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो समीकरण के मूल हैं, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक और असमान, दो अलग अलग उत्तर मिलेंगे लेकिन वो काल्पनिक होगा। अब द्विघात समीकरण के अचर गुणांक का पता लगाना या पता करना, तो उसमें देखिए एक द्विघात समीकरण लिया है एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x एक चर राशि के अलावा यहाँ पर एक अचर राशि k है जिसको हमको पता लगाना है उसका मान क्या होगा। तो इसके लिए कंडीशन दिया है यदि समीकरण के मूल समान है।
तो यहाँ पर तुलना करते हैं मानक समीकरण से, तो a इक्वल टू हमको मिलता है 9, b इक्वल टू 3k है और c इक्वल टू मिल जाता है 4। तो चूंकि समीकरण के मूल समान है तो अचार गुणांक का पता लगाने के लिए विविक्त कर मूल समान है, इसलिए विविक्त कर का मान क्या होगा 0 होगा, या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो b स्क्वायर का मतलब है 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 9 और c का मान है 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 नहीं है 144, तो 144 144 लिख दिए इक्वल टू 0। अब इसको पक्षांतरित कर देते हैं तो 9k स्क्वायर इक्वल 144, तो k स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 9, तो फिर वही आ गया 16। अब k स्क्वायर है तो k का मान निकालने के लिए k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, या इसका मान क्या आ जाता है प्लस माइनस 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर, k का मान प्राप्त हो गया, या तो +4 या -4। अब हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांक में क्या संबंध होता है। तो मूल क्या होता है, जो उसका हल है x का जो माना था उसका मूल है, और गुणांक क्या है a b c, इनके बीच क्या रिलेशन होता है उसको पढ़ना है। तो यदि वर्ग समीकरण दिख रहा है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मानक समीकरण है, इसके मूल या हल करने पर उत्तर मिलता है अल्फा बीटा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक समीकरण हो गया, समीकरण 1 मान लिया। अब इसके मूल अल्फा बीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड रूप में इस प्रकार से रहा होगा, तभी समीकरण का हल क्या है अल्फा बीटा आया होगा, है ना। x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा कब आएगा, जब इस प्रकार से लास्ट में गुणनखंड करने पर गुणनखंड इस प्रकार से आएगा, तभी तो उत्तर अल्फा बीटा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको विस्तारित करेंगे गुणा करके, तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा और अल्फा एक्स आएगा, बीटा एक्स आएगा और अल्फा बीटा आएगा। तो इसमें माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स आएगा, उसको एक ब्रैकेट में ले लिया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इस प्रकार से एक ब्रैकेट में ले लिया। तो इसको विस्तारित करके इस प्रकार से हम सरलीकरण कर सकते हैं। तो अब ये जो समीकरण 2 हो गया, अब समीकरण 1 में पुनः वापस आते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a का भाग दे देते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर a का भाग देंगे तो प्लस b अपान ए एक्स प्लस c अपान a इक्वल टू 0 होगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस है फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है b अपान ए, या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको मिलता है माइनस b अपान ए। ये क्या चीज़ है, मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या प्राप्त हुआ, माइनस b अपान ए, माइनस b अपान ए, या फिर b अर्थात x का गुणांक और a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसका अनुपात। ऐसे ही इसकी तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पर c के स्थान पर अल्फा इंटू बीटा है, मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या लिखा है c अपान ए। तो ये हो गया हमारा मूलों का गुणनफल और a मूलों का योगफल। अब इसी को हम दूसरे तरीके से एक प्रश्न बना करके इसको हल करके दिखाते हैं किस प्रकार से आता है। इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए लिखा है, सिद्ध करना कि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा अपान सी इक्वल टू सी अपान ए। इसको सिद्ध करना है। तो चूंकि वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो हम जानते हैं कि ये जो वर्ग समीकरण है इसका हल क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब चूंकि मूल अल्फा बीटा है तो एक प्लस चिन्ह लेने पर एक उत्तर को हम अल्फा मान लेते हैं, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि माइनस बी और ए माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अल्फा और बीटा के मान हो गया। अब मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग, मूलों का योग इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल, इनको जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। दोनों के हर एक बराबर हैं तो हम लिख देते हैं 2a।
अब लिखते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस नहीं, अब ये माइनस आ जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस यहाँ लिख दिया है। तो देखिए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस, तो ये सेम है, तो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, बचेगा माइनस बी मतलब माइनस 2b अपान 2a। तो क्या प्राप्त हुआ, कैंसल, माइनस बी अपान ए। तो इस प्रकार से मूलों का योग हमको मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए, ये एक सिद्ध हो गया। अब दूसरा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, देखिए अल्फा का जो मान है उसको मैंने पूरा लिख दिया, इंटू मतलब गुणा, और बीटा का जो मान है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। इनका जब गुणा होगा तो ये एक सूत्र है, जैसे देखिए a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए के स्थान पर माइनस बी लिखा है, इस प्रकार से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्व समीकरण हम जानते हैं। तो ऐसे ही ए के स्थान पर क्या लिखा है, माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के स्थान पर लिखा है पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका होल स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पर 2a और 2a उसका गुणा है, तो 2 इंटू 2 तो 4 और a इंटू a का गुणा है तो a का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा, इक्वल माइनस बी का स्क्वायर है तो माइनस वाला कोई भी संख्या हो धनात्मक घातांक होता है तो प्लस में आ जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस इसका अंडर रूट का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, तो प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा हमको मिला 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर एक ए से कैंसिल हो गया तो बचा c अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, ये एक सिद्ध हो गया। तो मूलों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन ए। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा है कि समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0 के मूलों का योग फल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी तुलना मानक समीकरण से करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यह हो जाएगा, a का मान है यहाँ पर 1 समीकरण में, b का मान हो जाएगा -5 और c का मान है -24, ये हमको क्वेश्चन में मिला है। इसके मूलों का योगफल, तो हम जानते हैं कि मूलों का जो योग होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो क्या होगा, माइनस बी का मान है -5 और a का मान है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो c अपॉन ए, c का मान है -24 अपॉन a का मान है 1, तो हो जाएगा -24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मूलों का गुणा निकाल सकते हैं। मूल या हल ज्ञात होने पर किसी द्विघात समीकरण को हम कैसे बनाएंगे, अभी तक द्विघात समीकरण जो होता था उसके मूल हल या जो है x का मान या उत्तर जो भी है उसको निकालते थे, अब हमें हल दिया रहेगा तो उससे हम समीकरण कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए कि किसी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा होता है, तो हमने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना आवश्यक है। तो अगर मूलों का योगफल गुणनफल प्रश्न में दिया है तो सीधा मान रख देंगे, और अगर नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे और फिर उसको मान इसमें रखेंगे। देखिए सूत्र हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स धन मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो जैसे प्रश्न दिया है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या लिखा है 3 और -8 है। तो यहाँ अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू -8, मतलब मूल दे दिए गए हैं। तो मूलों का योग वो कितना होगा 3 - 8, तो 3 - 8 मतलब -5, और मूलों का गुणनफल इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का मान है, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू
बीटा, इनका आपस में गुणा करते हैं तो 3 इंटू -8 काट दिया ऋण 24 हो जाएगा। अब इनका मान किस में रख देते हैं, समीकरण बनाने के लिए अभिष्ट समीकरण लेते हैं। अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट समीकरण बनाने के लिए सूत्र हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस आप हिंदी में लिख सकते हैं कोष्ठक में मूलों का योगफल गुणा एक्स धन मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान है -5 और अल्फा प्लस बीटा का मान -5 रख लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान है -24 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 और एक्स छूटा है इसमें, एक 5x और प्लस और माइनस का गुणा -24, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग समीकरण इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। इस प्रश्न देखिए, किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योग ऋण 8 है, गुणनफल 4 है, तो वर्ग समीकरण बनाइए। तो इसके लिए वर्ग समीकरण क्या बना सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण के मूलों का योग पहले से दे दिया है ऋण 8, तो यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले -8 प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो वो है 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण। ये तो हो गया वर्ग समीकरण का पूरा चैप्टर समाप्त। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।